शादी के 4 साल के बाद माँ बाबूजी मेरे घर आए थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। आशु भी नाना नानी के लाड प्यार से झूम रहा था। रिया सिर्फ 6 ही महीने की थी, फिर भी नाना की गोद पहचानने लगी थी। तभी सोनी सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आई। माँ ने उसे देखते ही मुंह फेर लिया। सोनी माँ के व्यवहार को समझती थी, इसीलिए तुरंत वहाँ से चली गई। माँ ने मुझे गुस्से से देखा और बोली, तू मूर्ख ही रही। आजकल अपने परिवार का तो कोई करता नहीं और तू है कि बेगानों का। तभी बाबूजी ने माँ को फटकारते हुए कहा, तुम यहाँ बेटी से मिलने आई हो कि उसकी गृहस्थी में आग लगाने। फिर माँ ने धीरे से मेरे कान में कहा, साफ साफ कह दो कि मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है, इतने सारे लोगों का खर्चा कौन उठाएगा। फिर आजकल राकेश की नौकरी भी तो नहीं है। तभी वहाँ बिजू आया और बोला, नानी टैक्सी आ गई है। माँ ने गुस्से से उसे देखा और कहा, सामान रख दिया क्या? हाँ नानी। माँ बाबूजी बस 2 ही दिन के लिए आए थे, लेकिन माँ जाते जाते मेरे मन में कड़वाहट भर गई थी। माँ ने मेरे लिए एक इंजीनियर पति चुना था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जब आशु 8 महीने का था, तभी मेरी ननद और नंदोई का देहांत हो गया था, तो उनके तीनों बच्चों की जिम्मेदारी हम लोगों पर आ गई थी। राकेश अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उनके बच्चों को अपने ही पास रख लिया। मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन पिछले 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। अब हम पर भी 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी। दीदी के बच्चे काफ़ी समझदार थे। सोनी कॉलेज के 2nd ईयर में पढ़ती थी और बीजू 12वीं के एग्ज़ाम दे रहा था। सबसे छोटा वाला अभी 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था। दीदी और जीजाजी की जितनी भी जमा पूंजी थी, वह सोनी की शादी के लिए संभाल कर रख दी गई थी। सोनी घर में हाथ बटाने के लिए घर का सारा काम कर देती थी। वह मुझे कोई काम नहीं करने देती थी और अपने कॉलेज की पढ़ाई भी कर रही थी। साथ ही साथ शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का समय भी निकाल ही लेती थी। आशु को पढ़ाने की जिम्मेदारी बिजू की थी। मैं काफ़ी फ्री थी। फिर भी माँ धीरे धीरे मेरे मन में इन बच्चों के खिलाफ जहर भरती रहती थी और मैं भी उन्हें कभी नहीं रोकती थी। वो जहर धीरे धीरे मेरे दिल में बढ़ता ही गया। मेरा व्यवहार धीरे धीरे बच्चों के लिए बदलता गया। सोनी मेरे बदलते हुए व्यवहार को समझने लगी थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहती थी। फिर एक दिन अचानक से लॉकडाउन लग गया और इनकी नौकरी भी चली गई। घर में तो जैसे परेशानियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। हर छोटी से बड़ी चीज़ के लिए परेशानी होने लगी। धीरे धीरे हमारी सारी जमा पूंजी खत्म होने लगी। 4 महीने से राकेश के पास कोई काम नहीं था। नौकरी के सिलसिले में एक दिन राकेश बाहर गए थे। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर बात सुनने के बाद मेरी तो जैसे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। हाथ पैर कांपने लगे और दिमाग एकदम सुन्न हो गया। मेरी हालत देखकर सोनी ने पूछा, क्या हुआ मामी? इतनी परेशान क्यों हो? क्या हो गया? मैंने जैसे तैसे उसे बताया कि उसके मामा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें बड़े वाले अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब इन दोनों छोटे बच्चों को कैसे छोड़ के जाऊं? मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी बिजू ने कहा, मामी आप परेशान मत हो, मैं चलता हूं आपके साथ। और सोनी ने कहा, मैं दोनों बच्चों का ध्यान रख लूँगी, आप जाइए, जल्दी जाइए, घर की चिंता बिल्कुल भी मत करिए। मैं हॉस्पिटल गई और वहाँ जाके पता चला कि राकेश का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे 2 दिन में 3 लाख रुपए जमा कराने थे। वैसे ही घर में इतनी परेशानी चल रही थी। 4 महीने से इनकी नौकरी नहीं थी। घर का खर्चा चलाना ही इतना मुश्किल हो गया था। ऐसे में मैं 3 लाख जैसी बड़ी रकम कहाँ से लाती? हम इतनी बड़ी परेशानी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मैंने सबसे मदद मांगी, लेकिन कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली। माँ भी सिर्फ 20,000 रुपये का ही इंतज़ाम कर पाई थी। बिजू मेरी बेबसी देख रहा था और मुझे तसल्ली भी दे रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। सारी रात रोते रोते ही निकल गई।
और मेरी कब आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन जब सोकर उठी तो दोपहर के 2 बज चुके थे। मुझे किसी ने उठाया क्यों नहीं? अरे मुझे तो हॉस्पिटल जाना था, पैसे का इंतज़ाम करना है। यही सोचते सोचते लड़खड़ाते हुए पैरों से मैं बाहर आई तो देखा बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन सोनी कहीं नज़र नहीं आ रही थी। बिजू ने बताया कि सोनी दीदी हॉस्पिटल गई हैं। आप थक कर सो रही थीं, इसलिए आपको उठाया ही नहीं, इसलिए वो अकेली ही चली गई। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और हॉस्पिटल भागी तो वहाँ देखा कि राकेश का ऑपरेशन तो शुरू हो चुका था। मैं हैरान हो गई, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, आखिर पैसों का इंतज़ाम कैसे हुआ। वहाँ सोनी को अपनी तरफ आते हुए देखा तो मैं उसकी तरफ गई और पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तुम यहाँ कैसे? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? और ये ऑपरेशन कैसे शुरू हो गया? पैसे तो हमने जमा ही नहीं किए। सोनी ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, मामी आप अकेली ही परेशानियों से लड़ रही थी, क्या मैं आपकी कुछ नहीं लगती? मुझे बिजू ने सब बता दिया था। मैंने बैंक से 3 लाख रुपए निकाल कर यहाँ जमा करा दिए हैं और ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। अब देखिएगा मामा को कुछ नहीं होगा, मामा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन इतने सारे पैसे तूने कहाँ से अरेंज किए? वो बोली कि माँ ने जो मेरी शादी के लिए पैसे जोड़ कर रखे थे, ये वही पैसे हैं। आज इन पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मामा को थी, इसलिए मैंने यहाँ जमा करा दिए हैं। मेरी आँखों के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने सोनी को गले से लगा लिया और रोने लगी। सोनी ने मेरे आंसू पोंछे और कहा, आपने हमें इतना पराया क्यों समझ लिया? हमारे मामा हैं तो सब कुछ है, पैसे तो और आ जाएंगे। हम अपने माँ पिताजी को एक बार खो चुके हैं, दोबारा नहीं खो सकते। मेरे आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। ये आंसू शर्मिंदगी के थे जो मुझे अपने व्यवहार पे हो रही थी। मैंने सोनी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे गले से लगा लिया। बोली कि माँ अपने बच्चों से माफ़ी नहीं मांगती, आशीर्वाद देती है। जिन रिश्तों को मैंने पराया समझा था, आज वही सबसे ज़्यादा अपने थे, जिन्होंने आज मुझे इतने बुरे समय में भी संभाल लिया था। यह ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक था जो आज मैंने सीखा था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था।